तारीख ने ये लम्हा भी कम ही देखा होगा कि कोई सुपर पावर अपने दुश्मन को शिकस्त देने जा रही हो और रास्ते में उसका सीवरेज सिस्टम खराब हो जाए। लगता है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को चकमा देना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ अमेरिका के कहने लगे हैं कि उनके पास ईरान से लड़ने के लिए काफी हथियार तक नहीं है। जो अपने दुश्मन को ना पहचानने की गलती करता है उसे फिर पूछना पड़ता है कि दुश्मन मेरी ताकत से डर क्यों नहीं रहा। 13 अरब डॉलर्स के सुपर कैरियर का सीवरेज खराब करके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसे हफ्ता 10 दिन तो मजीद डिले कर ही सकती है। 50 करोड़ यूरो के रूसी असलहे से ईरान जीत तो शायद ना पाए, लेकिन अमेरिका इसराइल के लिए जीत महंगी बहुत कर देगा। चीन ने पाकिस्तान के बाद ईरान को भी वो सहूलत फराहम कर दी है जिससे अमेरिकन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शायद उतने काम की ना रहे जितनी बड़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुराइज। कई हफ्तों से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA वगैरह ईरान और चाइना में गद्दारों की भर्तियों के लिए डिजिटल इश्तिहारात चला रही हैं। आप चीन और ईरान के अंदर चलाई जाने वाली इन कैंपेन्स के स्क्रीनशॉट भी साइट पर देख रहे हैं। ईरानियन गवर्नमेंट से नाराज ईरानियों को CIA एडवर्टाइजमेंट में बता रही है कि हमसे राब्ते के लिए फ़लाँ और फ़लाँ तरीका और एहतियातें इख्तियार करें। मसलन बताया जा रहा है कि दफ्तर और ज़ाती कंप्यूटर या फिर मामूल का सेल फोन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आर्जी तौर पर इस्तेमाल होने वाली वन टाइम डिवाइसेस यूज़ करें, प्रोफेशनल VPN इंस्टॉल करें, लेकिन उस मुल्क का सर्वर सिलेक्ट ना करें जो चाइना, रशिया या ईरान के करीब हो। VPN के बाद वो कहते हैं कि टोर ब्राउज़र इंस्टॉल करें, इसमें ऑनियन के ज़रिए अपना मुकम्मल पता, ओहदा, महारतें, तालीम वगैरह हमें ईमेल कर दें। अब दोस्तों, ये कैंपेन CIA और उनके मुतल्लिका इदारे, उनके दोस्त मुल्कों के इदारे बरसों से इन दोनों मुल्कों में और भी न जाने कहाँ कहाँ चला रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि इनको पकड़ने के लिए खुद ईरान और चाइना भी अपने अंदर इसी तरह की कैंपेन चला रहे हों ताकि उन गद्दारों को तलाश कर सकें जो इन मुल्कों से राब्तों की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि दुश्मन एजेंसीज ये कैंपेन्स नहीं चलाती, वो चलाती हैं क्योंकि इससे कैओस बहरहाल पैदा हो ही जाता है, जिसमें फिर चोर रास्ते निकल आते हैं दुश्मनों के लिए, क्योंकि वो जिनको हायर कर रहे होते हैं वो भी उनके लिए डिस्पेंसेबल होते हैं, उनको भी इस्तेमाल करके उन्होंने फेंक ही देना होता है। ये हरबे जितने भी आपको पुरकशिश लग रहे हों, कहानियों में जितने भी दिलचस्प लगते हों, हकीकत ये है कि ऐसे हरबे अमूमन दुश्मन तब इस्तेमाल करता है जब उसका बस ना चल रहा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नताइज नहीं देते। जंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हर मिलिट्री जीनियस मरने से पहले आपको बता कर जाता है, दुनिया को बता कर गया है, वो ये है कि अपने दुश्मन को खूब अच्छी तरह पहचानो, इसे कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैरान होकर अपने ज़ायनिस्ट बिजनेस पार्टनर स्टीव विटकॉफ से बार बार पूछते हैं कि आखिर ईरान हमारी मिलिट्री मशीन्स देखकर, 13 अरब डॉलर के बहरी जंगी जहाज़ देखकर, 10 अरब डॉलर्स की जंगी कश्तियाँ देखकर डर क्यों नहीं रहा, वो दबाव में क्यों नहीं आ रहा। जाहिर है वो ऐसा इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो अपने दुश्मन को समझने से बिल्कुल कासिर हैं, उसे ना समझने की गलती वो कर रहे हैं। उन्होंने दुश्मन को ड्यू रिस्पेक्ट दी ही नहीं, जो जंग से पहले हर सूरत ज़रूरी इसलिए है कि आप उसके बगैर दुश्मन पर फतह नहीं पा सकते। और आखिरकार आज ये हाल है कि उनके अरबों डॉलर्स के एसेट्स बाहर खड़े हैं, ईरान के बॉर्डर पर, समंदर में खड़े हैं उसके सामने, और अमेरिका को समझ नहीं आ रही हमला करें तो क्या अचीव हो सकता है और कैसे अचीव हो सकता है, ना करें तो वापस किस मुंह से चले जाएं। अब दोस्तों, भले डोनाल्ड ट्रंप ये मिलिट्री लॉजिक नहीं समझते, मगर उनकी 250 साल पुरानी जो एस्टेब्लिशमेंट वहाँ बैठी है वो तो खूब जानती है। सो उन्होंने इस बंद गली से अमेरिका को निकालने के लिए 2 ज़बरदस्त चालें चल दी हैं। पहली ये कि USS जेराल्ड फोर्ड कैरियर के अक्सर ख़राब हो जाने वाले सीवरेज सिस्टम की इंतहाई एम्बैरेसिंग वीडियो ठीक उस वक्त लीक की गई हैं जब इसको रिपेयरिंग के बहाने ईरान पहुंचने से रोकना हो, ताख़ीर करवानी मकसूद हो। दूसरी चाल उन्होंने ये चली है कि टॉप कमांडर जनरल डैनियल केन की इंतहाई खुफिया गुफ्तगू जो व्हाइट हाउस में उन्होंने की थी कुछ हफ्ते पहले, गालबन 8-10 दिन पहले, उसके अहम तरीन पॉइंट्स उन्होंने लीक कर दिए हैं। अब इन दोनों चालों को हम बारी बारी देख लेते हैं। क्यूरियस फेलोज USS जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी तारीख का और दुनिया का अब तक का सबसे महंगा और मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी तैयारी की लागत $13 बिलियन के करीब है, 13 अरब डॉलर के करीब। ये 13 अरब डॉलर का जो जहाज़ है, बहरी जहाज़, जो 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कई हफ्ते हुए अटलांटिक ओशन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, ईरान की तरफ आ रहा है, मगर अभी तक जिब्राल्टर मुश्किल क्रॉस कर सका है। अभी तक ये सफ़र में है।
इसका पहला सफर ही मुकम्मल नहीं हो रहा। इसकी कछुआ रफ्तारी पर कई दिन से सवालात तो उठ ही रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले से इसके खराब सीवरेज सिस्टम की ऐसी वीडियोस आना शुरू हुई हैं जिन्हें देखना भी कुछ अच्छा तासुर नहीं देता। आमतौर पर जेरार्ड फोर्ड कैरियर पर 4 से 4,500 के करीब अमला सवार होता है, इतना स्टाफ होता है, 4,000 to 4,500। इस वक्त भी कोई उस पर 3 से 4,000 तक स्टाफ कैरियर पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये एक तैरता हुआ छोटा सा कस्बा इस वक्त बन चुका है। इसी से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीवरेज सिस्टम ओवरफ्लो हो जाए, ख़राब हो जाए, हज़ारों लोग सवार हों, फ़ौज के लोग, और वो एक दुश्मन मुल्क फ़तह करने जा रहे हों, तो वो बेचारे खुद किस दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हो गए होंगे। दूसरी बात यहाँ ये सवाल भी है कि आखिर इतने बड़े और हसास एयरक्राफ्ट कैरियर की मिलिट्री डिसिप्लिन टीम अपने इतने बड़े मिलिट्री एसेट की इतनी एम्बैरेसिंग वीडियोस, तस्वीर क्यों शेयर कर रही हैं। अमूमन सोल्जर्स भी और नॉन मिलिट्री स्टाफ भी दौरान ऑपरेशन आम सी तस्वीर भी शेयर नहीं किया करते, कुजा ये कि वो इतनी जग हसाई वाली एम्बैरेसिंग तस्वीर हों, क्योंकि इसके नताइज भी फिर भुगतना पड़ते हैं। पहले तस्वीर शेयर करने वाले को और फिर जहाज़ के इंजीनियर्स को, इसके कमांडर्स को, कि ऐसा क्यों हुआ। इस पर हमारा अंदाजा है कि शायद ये तस्वीर लीक हुई नहीं, इन्हें जानबूझकर किया गया है। जैसा कि हमने शुरू में शक जाहिर किया कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ईरान के खिलाफ फुल फ्लेज अटैक करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं चाहती। और याद रखें कि जेरार्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की सीवरेज मैनेजमेंट का मसला पहले भी कई बार पेश आ चुका है, जब से इसमें वैक्यूम सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। मगर हमारा ख्याल है कि इस बार इस लीकेज का और इसकी वीडियोस वायरल करने का जो सारा मामला हुआ है, ये पेंटागन ने जहाज़ को लेट पहुंचाने के लिए खुद बंदोबस्त किया है, क्योंकि सीवरेज की खराबी अब फौरी ज़ाहिर है ठीक करना पड़ेगी, सारे काम रोक कर, जिसके लिए वक्त चाहिए, और वक्त ही पेंटागन को चाहिए। वो जहाज़ को जितना लेट पहुंचाएंगे ईरान के करीब, डोनाल्ड ट्रंप उतना ही ईरान पर हमले का दिल खोते चले जाएंगे, बोर होते जाएंगे। क्योंकि अगर ये जहाज़ बर वक्त अपनी फाइटिंग पोजीशन पर पहुंच जाता है ईरान के करीब, तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ज़ायोनिस्ट लॉबी के दबाव में हमले का हुक्म दे सकते हैं, और उस वक्त फिर पेंटागन के पास उस अमल के सिवा, हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, उनको माननी ही पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की बात। इस जहाज़ को डिले करने का एक बहाना बनाया गया है कि जहाज़ रिपेयरिंग मूड में चला गया है, ज़ाहिर है उसमें कुछ वक्त लगेगा, ये हमारे ख्याल में इसकी तोजी है। वी कैन बी रॉन्ग, बट हमारा ये ख्याल है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ईरान पर ऑल आउट वॉर से बचने के लिए ले लिया है, वो ये है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टार जनरल चेयरमैन डैनियल केन की इंतहाई खुफिया गुफ्तगू लीक कर दी है, जिसमें वो अमेरिकन टॉप लीडरशिप को समझा रहे थे कि ईरान पर कामयाब हमलों के लिए उनकी तैयारी नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। याद रखें दोस्तों, पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, प्रेसिडेंट बने थे सेकंड टाइम, तो उन्होंने हाजिर सर्विस कई अफसरों को वफादारी मशकूक होने और ईरान पर हमले के खिलाफ एडवाइस करने पर निकाल दिया था। इनमें एक अमेरिकन टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल ब्राउन भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ईरान पर ऑल आउट वॉर के खिलाफ एडवाइस करते रहे हैं। इन्हें फिर फॉक्स न्यूज़ के जो एंकर थे पीट हेग्स्ट, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ वॉर लगा दिया, वज़ीर दिफा लगा दिया, उन्होंने आते ही जनरल ब्राउन को फारिग कर दिया था। उनकी जगह फिर ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनियल कैन, जिनका मुकम्मल नाम है, उनको ओहदे पर फिर लगाया गया था। जनरल कैन ने ईरान पर B-2 बम्बार तैयारों से हमले करके फिर दिखा भी दिए थे कि वो ईरान पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। अगरचे वो कोई नतीजा खेज कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया है, हमने उनको मुकम्मल ख़त्म कर दिया है, नीस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन जनरल केन ये नहीं कह रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने पहाड़ों में सुराख बहरहाल करके अमेरिका को दिखा दिए डोनाल्ड ट्रंप को, और उनके बेबी का शौक पूरा कर दिया। फिर इसी जनरल ने कामयाबी से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी अगवा करके अमेरिका पहुंचा दिया था। इन दो बड़ी कामयाबियों ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को तकरीबन आयरन मैन वाली फीलिंग देना शुरू कर दी थी कि अब वो थोर का हथौड़ा लेकर आयरन मैन की इजाफी पावर्स के साथ जहां चाहेंगे जाकर कैप्टन अमेरिका बन जाएंगे। यकीन कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब में एक एवेंजर्स का स्क्वाड बनाकर ही अमेरिका पर हुकूमत कर रहे हैं और दुनिया फतह करने निकले हुए हैं। कहते हैं फलां मुल्क हमारे हवाले कर दें, फलां जजीरा, वरना हम ले लेंगे। उनकी डॉनसेंस में इतनी बात बहरहाल आ चुकी है कि जब तक अमेरिकी फौजियों का जानी नुकसान नहीं होगा, अमेरिकन पब्लिक उनके ताबूत नहीं देखेगी और बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं पर हम नहीं करेंगे, तो अमेरिकन मिलिट्री पावर के साथ जो चाहे मैं फिर अचीव करता रहूं, पब्लिक को, मेरे वोट बैंक को कोई मसला नहीं। पिछले साल जून के हमलों के बाद उन्होंने ईरान में उसी अंदाज से 3 नेक्स्ट टारगेट्स हासिल करने के लिए अब तकरीबन पूरी अमेरिकन मिलिट्री पावर को झोंक दिया है। 3 टारगेट्स उनके बहुत क्लियर हैं।
آیت اللہ خامنائی کی حکومت ختم کرنا، ایرانی میزائل پروگرام کو مکمل ڈسمنٹل کرنا یا بہت لمٹ کرنا، اور ایران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے مجبور کر دینا۔ لیکن لگتا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ایسی غیر حقیقی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے نہ تو ٹیکنیکلی ریڈی ہے اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے ہمارا اندازہ ہے، ہمارا انالیسز ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جیرارڈ فورڈ کی رفتار خود سست کرنے کے بعد جو دوسرا سٹیپ لیا ہے وہ جنرل ڈین کین کی سیکیورٹی میٹنگ میں کی گئی گفتگو کو لیک کیا ہے، کیونکہ اس طرح پھر امریکن پبلک کا پریشر بڑھے گا کہ امریکن فوج کو خطرے میں مت ڈالا جائے۔ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز، ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول والے اخبارات ہیں، اس لیے جنرل کین کی گفتگو انہی میں لیک ہوئی۔ فاکس نیوز یا لاس اینجلس ٹائمز میں، جو کہ زائنسٹ لابی جس کو کنٹرول کرتی ہے جن دونوں اخباروں کو، ان میں یہ نہیں آئی پرائمرلی، انہوں نے ان دونوں سے کاپی کی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، یہ میٹنگ ایک ہفتہ پہلے، تقریباً ایک ہفتہ اور 10 دن کے بیچ میں وائٹ ہاؤس میں تب ہوئی تھی جب ایران پر حملے کی ڈیٹیلز وہاں پر طے ہو رہی تھیں۔ اس میٹنگ میں جنرل ڈین کین نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اسرائیل اور یوکرین کی مدد کرنے کے دوران پچھلے 3 برسوں میں ہم اپنا بہت سا قیمتی اسلحہ استعمال کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس سٹاک پائلز کم رہ گئے ہیں جنہیں مکمل ختم کر دینا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جنرل کین جب یہ سب بتا رہے تھے وائٹ ہاؤس میں، تو اس کمرے میں نائب صدر جے ڈی وینس اور ان کے رائیول سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو موجود تھے، CIA ڈائریکٹر موجود تھے، ڈیفنس سیکرٹری اور ٹاپ آفیشلز تھے، ہوم لینڈ سیکورٹی کے ہیڈ بھی وہاں تھے، سب سن رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنرل کین نے ان سب کو بتایا تھا کہ اگر 3 کے بجائے صرف ایک ہدف، ایک ٹارگٹ، یعنی ایرانی میزائل سسٹم کا مکمل خاتمہ ہی ہمارے ذمہ لگا دیا جائے، تب بھی ہمیں اسے اچیو کرنے کے لیے 10-15 نہیں، سینکڑوں ٹارگٹس پورے ایران میں ہٹ کرنا ہوں گے۔ ان کے موبائل لانچرز کو تباہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہم پر جوابی حملہ نہ کر سکیں، ان کے اسلحہ ڈیپوز اڑانا ہوں گے تاکہ سپلائی چین کو ختم کیا جا سکے، ایئر ڈیفنس سسٹمز تمام ختم کرنا پڑیں گے تاکہ ہماری کسی بھی نچلی پرواز کو وہ ہٹ نہ کر سکیں، اور پھر ان میزائلز کے پورے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو بھی ہٹ کرنا ہوگا، تباہ کرنا ہوگا تاکہ یہ انہی راستوں پہ چل کے دوبارہ نہ آ سکیں۔ اسی میٹنگ میں جنرل کین نے ٹاپ ٹرمپ ٹیم کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ عراق کی ایک طویل اور مشکل مہم کو آپ ذہن میں رکھیں اور سمجھ جائیں کہ ایران عراق سے تقریباً 3 سے 4 گنا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے۔ اس کے بعد جنرل ڈین کین نے ایک دوسرا منظرنامہ بھی وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھا ٹارگٹس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا آپ ان 3 میں سے اگر ایک اور ٹارگٹ، اور وہ بھی صرف ایک ٹارگٹ، رجیم چینج کا ہمارے حوالے کرتے ہیں، اگر ہمیں صرف سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ہی ہٹانے کا ہدف دیا جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں ہزاروں ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے بعد ہی اچیو ہوگا۔ یہ میزائل پروگرام ختم کرنے سے بھی بڑا ہدف ہوگا۔ یہ وینزویلا کی طرح گھنٹوں یا پھر دنوں کی کیمپین نہیں ہوگی، بلکہ ہفتوں کی ملٹری کیمپین اس کے لیے چاہیے ہوگی۔ اس میں پہلے ٹارگٹ سے بھی زیادہ میزائلز ہمیں امریکن سٹاک پائلز میں چاہیے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم ایک بڑا نمبر یمن پر حملوں میں اور اسرائیلی ڈیفنس کے دوران پھونک چکے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ ٹیم کو ایک سیاسی خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے آپریشن میں امریکی جانوں کے نقصان کا رسک بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ایران پوری طاقت سے ریٹیلیٹ کرے گا اگر ہم نے رجیم چینج کی کوشش کی۔ ان 2 سینیریوز کے بعد امریکن ملٹری کے ٹاپ جنرل ڈینیل کین نے ایک تیسرا نقطہ بھی امریکن ٹیم کو سمجھایا کہ لانگ ٹرم ایکشن اور سسٹین بمباری، مسلسل بمباری کے لیے ہمیں ہر صورت عرب اتحادیوں یعنی ایران کے ہمسایہ خلیجی عرب ممالک کی مدد چاہیے ہوگی۔ ان کے مطابق اگر امریکن ملٹری کسی طرح بھی تمام ضروری میزائلز اور ویپنز جمع کر بھی لیتی ہے، پھر بھی ایرانی عرب ہمسایہ ممالک کی مدد کے بغیر عراق سے 3-4 گنا بڑے ملک میں سینکڑوں ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہر جگہ پر اٹیک کے لیے ڈیفرنٹ فارمیشن چاہیے، مختلف جگہیں چاہیے آنے کے لیے، جانے کے لیے، فارمیشن بنانے کے لیے، جس کے لیے UAE، سعودی عرب، کویت یا قطر کی مسلسل مدد چاہیے ہوگی، قطر کے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے ہوگی۔ جبکہ یہ تمام ممالک مدد فراہم کرنے سے، ایران پر حملے کے لیے مدد فراہم کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ یہ ایک سیاسی ایشو ہے، پولیٹیکل تھنگ ہے، جسے مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی حل کرنا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے جنرل کین کی گفتگو کے ساتھ ہی پینٹاگون میں ایک اور میٹنگ کا احوال بھی شیئر کیا ہے، جو ایک بار پھر امریکن ملٹری کی کمزوری ہی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے سب سے ضروری ڈیفنس سسٹم تھاڈ اور پیٹریاٹ ہیں، جو کہ پرشین گلف کے علاقوں میں موجود تو ہیں، لیکن ان سسٹمز میں جن میزائلوں کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، جن کی مدد سے ایرانی بیلسٹک میزائلز کے حملوں کو ہوا ہی میں تباہ کرنا ہے، وہ میزائل کم پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکن نیوی کے اسپیشل SM-2، SM-3 اور SM-6 میزائلز بھی ایران کے خلاف اور بیبی کے ڈیفنس میں بڑی تعداد میں پچھلے سالوں میں خرچ ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ نئے میزائلوں کی تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی۔
याद रखें क्यूरियस फेलोज कि आजकल के जदीद हथियार आइसोलेटेड वेपन्स नहीं हैं कि एक हथियार तैयार करके इस्तेमाल किया जा सके। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा होते हैं जिसके तमाम अज्जा का मुकम्मल होना इसके एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी एक की भी कमी से पूरा सिस्टम नाकारा हो जाता है, कम से कम आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस सिस्टम के मिसाइल्स की तैयारी में जो अमेरिका मांग रहा है, अमेरिकन जनरल केन अखबार के मुताबिक मांग रहे हैं, इसमें 1-2 महीने नहीं, कम से कम 2 साल से ज़्यादा का अरसा उनको चाहिए। इंतज़ार के अलावा कोई चारा नहीं है इस रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, आप इन दोनों खबरों, जेराल्ड फोर्ड की सीवरेज का मामला इतना पब्लिक कर दिया जाना और टॉप मोस्ट जनरल का असलहे की कमी का एतराफ़ करना, अगर इन दोनों को आप एक वाक़ये की शक्ल में देखें तो इनके सिर्फ 2 ही और मतलब बनते हैं, जिनमें से एक को आपको मानना ही पड़ेगा। पहला इसका ये बनता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पूरी ही नहीं करना चाहती। वो ईरान पर हमला गैर ज़रूरी जंग समझती है, वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं, वॉर ऑफ चॉइस समझती है, और चॉइस रिजेक्ट भी की जा सकती है। एक इसका ये मतलब है जो हमारा ख्याल है। दूसरा इसका ये मतलब हो सकता है कि ये सब कुछ एक फोग हो, एक डिसेप्शन क्रिएट किया जा रहा हो। असल में अमेरिका इसराइल कुछ और प्लान करके बैठे हों जो कि कुछ दिन में सबके सामने नजर आएगा, मगर ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ तवज्जो बटाने के लिए किया जा रहा है। हमारे ख्याल में पहली बात यानी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का चेंज ऑफ माइंड ज़्यादा हकीकत के करीब बात है, क्योंकि अगर अमेरिकन डिसेप्शन के तौर पर भी कुछ भी और खुफिया तौर पर प्लान कर रहे हैं कुछ और, तो भी बुनियादी गोल तो उनका वही होगा कि ईरान में अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए जो एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बंद करते हैं। सो हमारे ख्याल में कोई भी डिसेप्शन बेशक हो, लेकिन वो भी इन मकासद को तब तक हासिल नहीं कर सकता वो मंसूबा जब तक अमेरिकन के बूट्स या किसी के भी उनके नाम पर बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो या फिर बहुत लंबी मिलिट्री कैंपेन ना चलाई जाए। ऐसी कैंपेन जो दिनों पर नहीं बल्कि महीनों और बरसों पर फैली हुई हो, फिर वो टारगेट अचीव हो सकता है। दोस्तों, पहली बात की यानी हमने जो पहले कहा कि पेंटागन की ईरान के खिलाफ वाकई तैयारी मुकम्मल नहीं है, पेंटागन नहीं चाहता, ये बात हमें ज़्यादा दुरुस्त इसलिए भी लगती है कि ऑन रिकॉर्ड पेंटागन ने पिछले साल कांग्रेस से हंगामी तौर पर $30 अरब मांगे थे। उन्होंने कहा था कि हाई एंड मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स की फौरी ज़रूरत है और इसके लिए हमें $30 अरब चाहिए, ये डिमांड पूरी की जाए। लेकिन कांग्रेस ने इसका बहुत छोटा हिस्सा पूरा किया था। फिर जितनी कमी पूरी उन्होंने की भी थी उसमें भी मिसाइलों की तैयारी का नतीजा हासिल नहीं हुआ, वो मिसाइल अभी इनको नहीं मिले। अब देखें दोस्तों कि जहां अमेरिकी फोर्सेस को हथियारों की कमी का सामना है, तो ईरान कौन सा लाखों मिसाइल लेकर बैठा है। आप ये भी कह सकते हैं कि पिछली जंगों में उसने भी तो अपना काफ़ी कुछ लूज़ किया है। मगर आप जानते हैं कि डिफेंस के लिए हमेशा कम हथियार चाहिए होते हैं और ऑफेंस के लिए कम से कम उससे 3 गुना ज़्यादा और ताकतवर हथियार चाहिए होते हैं। इसके बावजूद दोस्तों ईरान अब न सिर्फ खुद अंधाधुंध ड्रोन्स और अपने शॉर्ट मिसाइल्स तैयार कर रहा है, बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक उसने रूस के साथ तकरीबन 500 मिलियन यूरोस की 50 करोड़ यूरोस की एक सीक्रेट डील की है जिसमें वो उनसे हथियार खरीदेगा। ये मुआहदा 3 माह पहले नवंबर के आखिर में या दिसंबर में पिछले साल मॉस्को में हुआ था। इसके मुताबिक रूस ईरान को 500 कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले मैन पैड सरफेस टू एयर मिसाइल वर्बा का पूरा लॉन्चिंग सिस्टम देगा, यानी इसके लॉन्चर्स और 2500 मिसाइल्स दोनों। ये सिस्टम ईरान के दिफाई निज़ाम के लिए इसलिए बेहद अहम साबित होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, वाइटल हैं कि इसके साथ ही हर IRGC का सिपाही, पासदाराना इनकलाब का हर सिपाही एक पूरा रॉकेट लॉन्चिंग पैड खुद से बन जाएगा। अमेरिका इसराइल अपने इंतहाई महंगे मिसाइलों से एक 6 रॉकेट्स फायर करने वाले सिस्टम को, इसके बैटरीज जो किसी पहाड़ी पर या गाड़ी पर होती हैं, उन्हें तो तबाह कर सकता है डिटेक्ट करके, मगर किसी भी जगह से अचानक निकलकर कंधे से मिसाइल फायर करके मोटरसाइकिल पर गायब हो जाने वाले तमाम लॉन्चर्स को मारना बहुत मुश्किल बात है। ये रशियन सिस्टम कम बुलंदी पर उड़ने वाले तैयारों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया था, जो बुनियादी तौर पर डिफेंस सिस्टम ही है। फिर इसके चूंकि बड़े बड़े रेडार्स भी नहीं होते, तो जाहिर है इसको लेकर चलना, छुपाना, दौड़ जाना आसान है। इन्हें ख़त्म करने का दुश्मन के पास एक ही तरीका है कि वो खुद ज़मीन पर उतरे, दो बदू जंग करे, फिर ये ख़त्म होंगे। हवाई फायरिंग से ये तमाम ख़त्म नहीं किए जा सकते। फाइनेंशियल टाइम्स ही के मुताबिक ईरान ने इसके साथ 500 नाइट विजन साइट्स भी, सिस्टम्स भी खरीदे हैं। ये सब डील्स बता रही हैं कि ईरान पिछले साल से ही एक बदतरीन सिनेरियो के लिए तैयारी कर रहा है। ये रशियन वेपन सिस्टम्स इसे अगले 3 साल में स्टेप बाय स्टेप डिलीवर होंगे। बाय द वे, आप अंदाज़ा लगाएं कि रशिया 4 साल से फुल स्केल ऑफेंसिव वॉर लड़ रहा है, ज़्यादा वेपन्स जिसमें ज़रूरत होते हैं वो जंग लड़ रहा है। सोचें वो कितना असलहा पैदा कर रहा होगा कि यूक्रेन में इज्तिमाई तौर पर पूरे वेस्ट के ख़िलाफ़ अपनी ज़रूरियात भी वो पूरी कर रहा है जंग की, और फ़रोख्त के लिए भी हज़ारों लॉन्चर्स और मिसाइल्स बनाए चला जा रहा है।
हाँ, ये बात बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है कि रशिया ये वर्बा लॉन्चिंग सिस्टम यूक्रेन में बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा इन्हें बचाना और ईरान को बेचना उसके लिए निस्बतन आसान है। वो ईरान से ड्रोन्स भी तो खरीद रहा है ना मुसलसल। फिर आप ये बात भी ज़हन में रखें कि लॉन्चर्स के साथ जो मिसाइल्स ईरान ने ख़रीदे हैं, इनका नंबर ही असल गेम है और वो सिर्फ 2,500 तक नहीं रुकेगा जो इन्होंने ख़रीदे हैं। ये तादाद 3 सालों में दसियों हज़ारों में जाएगी, क्योंकि ईरान इसके अपने वेरिएंट्स भी बनाएगा जो वर्बा लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च हो सकेंगे, फायर हो सकेंगे। हाँ, एक कमज़ोरी आपको इस सिस्टम की ज़हन में रखनी पड़ेगी, वो ये कि ये वर्बा सिस्टम्स जो हैं ये बहुत बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज़ों को नहीं गिरा सकते, ना ये लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बारिश से आपको बचा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि वो अमेरिका इसराइल के लिए जंग को बहुत तवील और बहुत ही महंगी बना दें, इतनी महंगी कि अमेरिका इसके लिए तैयार ही ना हो। ये सब कुछ सामने रखते हुए एक सवाल जो हर कोई आजकल पूछता है वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का जल्द हुक्म देंगे या नहीं। हमारा ख्याल है दोस्तों कि वो बगैर हमला किए या बहुत बड़ी सियासी कामयाबी के, विक्ट्री के, इतने बड़े मिलिट्री स्टैंड ऑफ को अचानक हरगिज़ ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर कुछ हासिल किए ख़राब सीवरेज सिस्टम वाले जहाज़ को वापस ले जाना तो मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिकन पूछेंगे कि आपने अरबों डॉलर्स 1.5 माह में फूंक दिए, हासिल क्या किया। बेबी उल्टा नाराज़ होगा कि बम तो आपने मारे नहीं, मैं क्या करूं। सो डोनाल्ड ट्रंप अगर बगैर कुछ किए बम वगैरह फोड़े वापस जाना भी चाहें तो उन्हें एक बड़ी सियासी कामयाबी बहरहाल चाहिए जिसके नाम पर वो वापस जा सकें। ऐसी कामयाबी जिसमें ईरान वाज़े तौर पर मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हटने पर तैयार हो, कम से कम कुछ देर के लिए तो लिख कर दे दे कि हाँ मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। और या फिर बाराक ओबामा दौर में जो न्यूक्लियर डील की गई थी उससे ज़्यादा रियायतें लिख कर अमेरिका को दे दे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगर ये सियासी कामयाबी इस तरह की डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलती तो क्या बम वगैरह गिराकर वो ये तमाम कामयाबियां हासिल कर सकता है? ये भी तो एक सवाल है ना। नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, शिकारी अपने जाल में खुद फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जो B-2 बम्बारों के जरिए पहाड़ों में सुराख किए, उसके बाद फिर वेनेजुएला का सदर उन्होंने अगवा किया, तो उस कामयाबी के नशे में, उसी झोंक में अब वो एक ऐसा कश लगा बैठे हैं जिसका नशा ना जान छोड़ता है ना उतरता है। वो डील करते ऐसे फंसे हैं कि ईरान उनकी मर्जी की डील किसी दबाव में देने को तैयार ही नहीं। उनकी वापसी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकाम डील मानी जाएगी, क्योंकि वो 2-2 कैरियर्स और अरबों डॉलर्स का असला फूंक कर भी वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे जो ईरान बगैर जंग के कई महीने पहले फ्री में देने को तैयार बैठा था और आज भी ऑफर कर रहा है। अब ईरान क्या मानने को तैयार बैठा था जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए भी था, लेकिन वो अपनी ज़ायनिस्ट लॉबीज़ के दबाव में नहीं मान सके। वो क्या था? क्यूरोस फेलोज वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान 2 बातें ब्लैक एंड वाइट में मानने को आज भी तैयार है। एक ये कि वह एटॉमिक बॉम्ब हरगिज़ तैयार नहीं करेगा और अगले 3 साल के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस को भी रोक देगा, पास कर देगा। लेकिन इसके बाद एनर्जी के लिए, बिजली वगैरह पैदा करने के लिए 3 साल बाद वो यूरेनियम इनरिचमेंट जारी रखेगा। दूसरी बात, ईरान ये मानने के लिए भी तैयार है कि वो अफसूदा यूरेनियम, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क में, यानी तीसरे मुल्क में, अमेरिका और ईरान के अलावा, जो कि वो कह रहा है कि रशिया, उसके हवाले कर देगा। अमेरिका के बहरहाल नहीं करेगा, ना किसी अमेरिकन एलाई के। लेकिन इन दोनों ऑफर्स के बदले में, इन रियायतों के बदले में ईरान कुछ मांग भी तो रहा है। वो चाहता है कि उसके अरबों डॉलर जो अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर अपने यहाँ फ्रीज कर रखे हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए। ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म की जाएं और उसके साथ अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट्स करे। दोस्तों, इस ईरानी ऑफ़र में अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी फेस सेविंग मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप इस पर दस्तखत लेकर कागज़ लहराते हुए, फतह मनाते हुए वापस जा सकते हैं, मगर क्या करें? बेबी तो इतने पर नहीं मानता। बेबी को तो बमबारी पसंद है, जबकि अमेरिकन बेचारे जहाज़ों की तो अपनी सीवरेज लीक हुई पड़ी है। वो बेबी की डिमांड्स कहाँ से पूरी करें? वो तो ईरान की ऑफर से बढ़कर 3 मजीद डिमांड्स रख रहा है अमेरिकन के सामने कि ये ईरान से मनवाएं। ये डिमांड्स ज़ायनिस्ट लॉबी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब करवाया है, वो मनवाने के लिए मुसलसल दबाव डालते रहेंगे। उनका पहला मुतालबा यह है कि ईरान न सिर्फ ये कि एटमी हथियार ना बनाने का वादा करे, लिख कर दे, बल्कि यूरेनियम इनरिचमेंट का पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर दे। सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह की मुकम्मल सरगर्मियाँ ईरान में बंद कर दे, इनको ख़त्म कर दे, कहीं और ट्रांसफ़र कर दे। अब तक जो टेक्नोलॉजी ईरान ने सीखी है, बनाई है, उससे वो दस्तबरदार हो जाए। अगर इसे मुस्तकबिल में एनर्जी के लिए किसी भी पर्पज़ से यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए भी होगी तो ये इनरिचमेंट किसी तीसरे मुल्क में बैनुल-अक़वामी माहिरीन की निगरानी में होगी। वहाँ से फिर मखसूस मिकदार में ही पैकेट्स में ईरान मुंतकिल की जाएगी।
یہ دوستوں ایک کالونیل قسم کی پہلی ڈیمانڈ ہے جو امریکن زائونسٹ لابی کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ایران اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام بہت لمٹ کر دے اگر ختم نہیں کر سکتا، یعنی ان کی رینج اور صلاحیت اتنا کم کر دے کہ یہ اسرائیل تک پہنچ ہی نہ سکیں، بیبی کو پریشان نہ کر سکیں۔ پریکٹیکل ٹرمز میں یہ یوں ہوگا کہ ایران اپنے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کو ختم کر دے، ہائپرسونک میزائلز بنانے کی فیسلٹیز کو ڈسمنٹل کر دے، میزائل ٹیسٹنگ آئندہ کے لیے بند کر دے، نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے والے کسی بھی میزائل کو آئندہ نہ بنائے اور صرف شارٹ رینج میزائلز پر اکتفا کرے جو ہلکے پھلکے ڈیفنس کے لیے ہی کافی ہوں۔ اس کے بعد تیسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ایران اپنے ریجنل ایلائز کی مدد کرنا مکمل بند کر دے، یمن میں انصار اللہ کی، فلسطین میں حماس کی اور لبنان میں حزب اللہ کی۔ دوستو یہ تینوں ڈیمانڈز اپنے لٹرل سینس میں سرنڈر ڈیمانڈز ہیں، ہتھیار ڈالنے والی ڈیمانڈز ہیں۔ کوئی نیشن سٹیٹ انہیں نہیں مان سکتی، کیونکہ انہیں ماننے کا مطلب خود کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے حوالے کر دینا ہے کہ وہ چاہے تو گردن کاٹ دے یا پھر ہاتھ پاؤں کاٹنے پر ہی اکتفا کرے اور آپ کو زندہ چھوڑ دے۔ انہی ڈیمانڈز پر مذاکرات کا تھرڈ راؤنڈ جنیوا میں جمعرات کو تھرسڈے کو ہوگا۔ اب مذاکرات کا ماحول ظاہر ہے جنرل ڈینیل کین کی لیک گفتگو کے بعد ایک خاص پس منظر میں ہوگا، جس میں امریکن کمزوری ظاہر ہو چکی ہوگی کہ ان کے پاس ایران پر حملے کے لیے ہتھیار ہی پورے نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ممکنہ کمزوری کو اپنے تئیں دور کرنے کے لیے سخت بیانات دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ جنرل کین نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا جو یہ اخبارات چھاپ رہے ہیں۔ حالانکہ جس میٹنگ کی خبر واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے چھاپی تھی اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی پوسٹس کے لیے بنائے ہوئے، جو انہوں نے اپنی ذاتی پوسٹ کے لیے ٹروتھ سوشل بنایا ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ فیک نیوز میڈیا کی جانب سے کئی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جنرل ڈینیل کین ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ اس خبر کا کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا کہ ایسا کون کہہ رہا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جنرل کین اگرچہ میری ہی طرح جنگ تو نہیں چاہتے، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ اگر جنگ کرنا پڑی تو وہ بہت آسانی سے جیت جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ جنرل ڈینیل کین ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی اور کے بارے میں کسی چیز کا کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہر چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ڈینیل کین ایران کو بہت اچھی طرح اس لیے جانتے ہیں کہ پچھلے سال کا مڈ نائٹ ہیمر آپریشن انہی نے کیا تھا۔ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر انہوں نے بم گرائے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے عظیم B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو مکمل نیست و نابود کر دیا تھا۔ جنرل کین ایک عظیم فائٹر ہیں اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج کا حصہ ہیں جو سوائے جیتنے کے کچھ نہیں جانتے۔ پریزیڈنٹ DJ ٹرمپ۔ یہ ان کے ٹروتھ سوشل پر لکھے طویل پیغام کا کچھ حصہ ہے۔ اگر آپ اسے اور جنرل ڈینیل کے گفتگو لیک کے اشاروں کو سمجھے تو ہمارے خیال میں بہترین اینگل یہی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ایران کے خلاف فل فلیج وار سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سچویشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر ہمارا یہی تجزیہ ہے، کیونکہ ایران وینیزویلا کی طرح ہرگز نہیں ہے، اسے چاروں طرف سے امریکی بحریہ جب چاہے نہیں گھیر سکتی۔ پھر ایران نے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل شفٹ جو لی ہے، اس سے مقابلے کے لیے امریکن فورسز کو ابھی کچھ نئی ٹریننگز بہرحال کرنا پڑیں گی۔ وہ یوں کہ پاکستان کی طرح ایران نے بھی امریکن GPS سسٹم کو بائے بائے کہہ دیا ہے۔ اب وہ چائنیز بائیڈو سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے امریکن فورسز کی لوکیشنز، ان کی موومنٹس لائیو دیکھیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ ٹویٹر پر منی بلاگ وارز کے مطابق چین تہران کو ریئل ٹائم سیٹلائٹ فیڈز اور نیویگیشن ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔ اس کی مدد سے ایران USS جیرارڈ فورڈ اور USS ابراہم لنکن کی ہر موومنٹ پر نظر رکھ سکتا ہے، بلکہ امریکن فائٹر جیٹس F-35، F-22 اور B-2 بمبار اسکواڈ کی نقل و حرکت بھی وہ ٹریک کر رہا ہے اس بلاگ کے مطابق۔ دوستو اگر یہ خبر اسی طرح درست ہے جیسے کہ لکھا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا فیوچر کم از کم گریٹ گیم میں فیصلہ کن حیثیت کھو چکا ہے، کیونکہ اب اسٹیلتھ طیارے بھلے ریڈار کو نظر نہ آئیں مگر سیٹلائٹ سے وہ اب نہیں بچ سکیں گے۔ گریٹ گیم جو امریکہ، روس اور چین کے درمیان سپیس میں جاری ہے، جاسوسی کے میدانوں میں جاری ہے، یہ ایک دوسرے کو زہر کے انجیکشن لگا رہے ہیں اور ان کے کھانوں میں زہر ملا رہے ہیں، معلومات لیک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹنٹ چوری کر رہے ہیں، سمندر کے نیچے بھی ایک جنگ چل رہی ہے۔ یہ تمام تفصیلات اور اس کی شاندار ڈیٹیلز، ریفرنسز کے ساتھ، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، امیجز کے ساتھ ہم یہاں اور یہاں دکھا چکے ہیں، ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔